संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण का भारत ने करारा जवाब दिया। 19 मिनट के भाषण में नवाज शरीफ ने 8 मिनट तक कश्मीर पर गलत बयानी की थी। इसका जवाब यूएन में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनएम गंभीर ने दिया। What my country and other neighbors in our region are facing today is Pakistan's long-standing policy of sponsoring terrorism. The land of Takshila, one of the greatest learning centers of ancient times, is now host to the Ivy League of terrorism. इससे पहले नवाज शरीफ ने अपने भाषण में आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर की आजादी की लड़ाई का नायक बताया था। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. वहीं विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान जिस डॉसियर की बात कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। As far as the so-called dossier is concerned, that Prime Minister Nawaz Sharif is believed to have given to the UN Secretary General, you have seen the readout given by the Secretary General's office. It makes no mention of the dossier. It does not talk about the Secretary General wanting to intervene in Jammu and Kashmir. यूएन में नवाज शरीफ के बयान पर सभी राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि नवाज का भाषण किसी आतंकी कमांडर के भाषण जैसा था। वो एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैसियत से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिजबुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर के हैसियत से बात कर रहे थे। वो आतंकवादी देश का लीडरशिप है। ये बात को स्वयं नवाज शरीफ कल अपने वक्तव्य से साबित किया है। कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि 26 सितंबर को जब विदेश मंत्री यूएन में भाषण देंगी तब पाकिस्तान को उसकी हरकतों का तगड़ा जवाब मिलेगा। सुषमा जी जब 2 दिन के बाद अपना अभिभाषण देंगी, पूरे विश्व को इस बात के लिए प्रभावित करेंगी कि वो एक स्वर में पाकिस्तान जैसे उग्रवाद का समर्थन करने वाले ऐसे देश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में सम्मिलित होंगे। जेडीयू ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक दबाव बढ़ाने की बात कही। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना चाहिए, उस पर जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने चाहिए। जो आतंकवादी शिविर हैं वो यूएन से बातचीत करके उनको भी खाली कराने का या समाप्त करने का भी प्रयास करना चाहिए। उरी अटैक और यूएन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के झूठ के बाद भारत ने संकेत दिए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज कहा कि सिंधु जल के बंटवारे का समझौता 2 देशों की आपसी समझ से ही बना रह सकता है। स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान ने अपना भरोसा खो दिया है। Differences between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अगर कार्रवाई करनी है तो अपनी जमीन पर चल रहे आतंकी शिविरों के खिलाफ करे। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु और उसकी 5 सहयोगी नदियों के पानी के बंटवारे पर सहमति बनी थी। हालांकि पानी का ज्यादा हिस्सा मिलने के बाद भी पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि उसे सिंधु और उसकी सहयोगी नदियों का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। इस मामले को लेकर के वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे उठा चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नवाज शरीफ के भाषण के दौरान यूएन मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान और सिंध के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग पाकिस्तान सेना की ज्यादतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इन लोगों की मांग सिंध और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की है। पकड़ कर ये पूछे कि बलूच क्या इंसान नहीं है? बलूचों को क्यों मार रहे हो? इंशाल्लाह ताला एक दिन हम इस अक़वाम मुत्तहिदा में आजाद कौम की हैसियत से जाकर बैठेंगे। बलोच नेता बरहमदाग बुख्ती ने कहा कि भारत का समर्थन बलोचिस्तान के लोगों के लिए काफी अहम है। जो हमने पॉलिटिकल असाइलम और दूसरे जो चीजें हैं वो सब डिस्कस की, तो आई होप कि अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। दैट्स इट। बरहमदाग बुख्ती ने भारत में राजनीतिक शरण लेने के लिए अर्जी लगाई है। गृह मंत्रालय को उनका प्रार्थना पत्र मिल गया है। उरी हमले के बाद चल रही सेना की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री मोदी खुद नजर बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 20 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी साउथ ब्लॉक स्थित सेना के वॉर रूम में गए थे और करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन की जानकारी दी। पीएम मोदी के साथ तीनों सेना के प्रमुख एनएस अजीत डोवाल भी मौजूद थे। वॉर रूम में पीएम ने डिफेंस स्ट्रेटजी पर चर्चा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम दूसरी बार वॉर रूम गए।
मोदी इससे पहले आर्मी ऑपरेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 13 जून 2014 को वॉर रूम मीटिंग में शामिल हुए थे। नवी मुंबई के उरण में 4 से 5 संदिग्धों को देखे जाने की खबर के बाद अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्कूली बच्चों ने आज सुबह कुछ हथियारबंद लोगों को देखने की सूचना दी थी, जिसके बाद नेवी के हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही तलाशी अभियान में ATS और लोकल पुलिस को भी लगाया गया था। बाद में सरकार ने NSG को भी अलर्ट रहने को कहा था। इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, इसके लिए पुलिस सक्षम है। पुलिस के सब जो दल हैं उसमें लगे हुए हैं। अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति होंगे तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन किसी भी अफवाहों को लोग उस पर विश्वास न रखें। उनके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है वो तो सरकार को दे दे, पुलिस को दे दे, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। उरण के आसपास चलाए जा रहे तलाशी अभियान में पुलिस समुद्र में नावों की मदद से भी पड़ताल कर रही है। अलर्ट के चलते आसपास की सभी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मछुआरों से भी संदिग्धों को देखे जाने पर तुरंत जानकारी देने की अपील की गई है। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त नवतेज सन्ना अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। अमेरिका में इस साल नवंबर में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसके बाद नवतेज सन्ना के सामने नए प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी होगी। सन्ना को इसी साल जनवरी में लंदन में हाई कमिश्नर बनाया गया था। इससे पहले वो विदेश मंत्रालय में सचिव थे। नवतेज सन्ना 2008 से 2012 तक इजराइल में भारत के राजदूत रह चुके हैं। सन्ना भारतीय विदेश सेवा के 1980 बैच के अधिकारी हैं। कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हवलदार मदन लाल को आज पंजाब में उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मदन लाल 19 सितंबर को नौगाम में आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम करने के दौरान शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर आज पंजाब के घरोटा में उनके गांव पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद मदन लाल को उनकी 5 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे ने भी आखिरी सलामी दी। मदन लाल 20 डोगरा रेजिमेंट में हवलदार थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट को लेकर पश्चिमी यूपी के बीजेपी के 5 सांसदों ने आज मेरठ के आईजी से मुलाकात की। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कहा कि कैराना में हुए हिंदुओं के पलायन के मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। हम लोग सब इकट्ठे होकर के पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग अपना संघर्ष शुरू करेंगे और इस सरकार को मजबूर करेंगे कार्रवाई करने के। हुकुम सिंह ने कहा कि मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। एक सर्वोच्च अधिकार प्राप्त आयोग है जिसके वर्जन को, उसके कथन को कोई चुनौती नहीं दे सकता। उस कथन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है कि तुरंत उस पर कार्रवाई करेगा। जी न्यूज ने ही सबसे पहले कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया था। रियो में हुए पैरालंपिक में 2 गोल्ड समेत 4 मेडल जीतकर आज भारतीय पैरा एथलीट देश वापस पहुंचे। देश लौटे पैरा एथलीट से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। पीएम से मिलने वालों में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पा थांगावेलु और सिल्वर मेडलिस्ट दीपा मलिक भी शामिल थी। इससे पहले देर रात एयरपोर्ट पर भी खिलाड़ियों का शानदार स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर लेने खेल मंत्री विजय गोयल भी पहुंचे थे। बिल्कुल मैंने नहीं सोचा था इतना जबरदस्त स्वागत होगा क्या, क्योंकि 2004 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, उस टाइम में इतना नहीं हुआ था। 23 साल का देवेंद्र झाझरिया था तो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को आज 35 साल के देवेंद्र झाझरिया ने फिर से तोड़ दिया। तो मैं मानता हूँ 23 साल के देवेंद्र झाझरिया पे 35 साल का देवेंद्र झाझरिया भारी पड़ा है।